हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में, जिसे हिंदी में बोलते हैं तुलनात्मक राजनीति। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनके क्षेत्र के बारे में सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में बहुत कुछ। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो लंबा होने वाला है, ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट तक का होगा। ठीक है, इसके बहुत छोटे में समझाने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसको, वीडियो को। ठीक है, ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसके जो है कुछ ये हैं। ठीक है, इसके अध्ययन के लिए इसको जो विभाजित किया गया है, मतलब इसके जो क्षेत्र दिए गए हैं, इसका है औपचारिक या वैधानिक उपागम, ऐतिहासिक उपागम, क्षेत्रीय उपागम, समस्या समाधान, संस्थागत उपागम। ठीक है, तो इसके जरिए आप देख सकते हैं ऐतिहासिक उपागम में क्या होता है कि अरस्तु, मॉन्टेस्क्यू, हीगल, मार्क्स, हेनरी मैन, जेम्स और मैकावर, इसमें से ये जो है इनके राज्य संस्थाओं पर ये विकास पर बल देते हैं। तो इसका आलोचना है कि अतीत पर ज्यादा बल देकर हम वर्तमान को सही प्रकार से नहीं समझ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार है आपका क्षेत्रीय उपागम, फिर समस्या समाधान उपागम, फिर संस्थापक उपागम है। लेकिन इसका जो ये है सही मायने में, ठीक है, ये पहले द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी वर्तमान में जो अभी चल रहा है, वो आधुनिक तुलनात्मक दृष्टिकोण है। देखिए, तुलनात्मक राजनीति पहले क्या होता है, पहले इसको जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत इसकी किसने करी थी? अरस्तु ने करा था इसका शुरुआत। ठीक है, उसके बाद मॉन्टेस्क्यू ने किया। अरस्तु को इसका ये अपनी बुक पॉलिटिक्स में इन्होंने किया था। ठीक है, शासन प्रणाली की नीति। ठीक है, इन्होंने इसमें बताया था। फिर मॉन्टेस्क्यू ने बताया अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉ में। ठीक है, ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट है तुलनात्मक राजनीति। तो तुलनात्मक राजनीति क्या होता है? देखिए, जैसे इंडिया है, ठीक है, इंडिया है और इंडिया के साइड में आप किसी भी कंट्री को ले लो, इंडिया है ये, और मान लो ये है अमेरिका। ठीक है, अब इन दोनों देश के बीच में इनकी क्या व्यवस्था है, इनके बारे में तुलना की जाती है। मतलब इनके व्यवस्था में क्या अच्छाई है और मेरे में क्या अच्छाइयाँ हैं, और दोनों अच्छाइयाँ कितना महत्वपूर्ण है या फिर कितना अच्छा है, इस पे डिपेंड करता है। और इसका तुलना हम इन दोनों देश की व्यवस्था से करते हैं। पहले क्या होता था, पहले जब इसको जो है तुलनात्मक राजनीति को 2 भागों में विभाजित किया गया। एक तो परंपरागत दृष्टिकोण है और आधुनिक दृष्टिकोण है। परंपरागत दृष्टिकोण में यही था कि पहले इसमें सिर्फ और सिर्फ सरकार की, ठीक है, न आपको सरकार की, सिर्फ सरकार की ही, मतलब कि आपके व्यवस्था की नहीं, सिर्फ सरकार का, देश के जो सरकार है उस सरकार की और हमारे यहाँ के सरकार की, इन दोनों का तुलना किया जाता था, जो कि एक संकुचित था। और ये सिर्फ हर जगह ये मौजूद नहीं था, सिर्फ ये यूरोपियन में था। ठीक है, यूरोपियन कंट्री के बीच किया जाता था, इसलिए इसे मतलब ये अतुलनात्मक था। इसमें वर्णन भी नहीं किए जाते थे और ये संकुचित थे, सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन तक, पश्चिमी देशों में ही ये किया जाता था। और ये प्रबंधात्मक था। ठीक है, और इसमें कोई भी व्यवस्था आपको नहीं दी जाती थी। ठीक है, तो इसके कारण इसको ज्यादा मतलब ये संप्रभु नहीं माना गया है। ठीक है, उसके बाद जो इसके जो ये है विद्वान, ठीक है, इसके हैं अरस्तु, मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, लास्की, फाइनर, ये सभी इनके ये विद्वान हैं इस टाइम के। ठीक है, परंपरागत दृष्टिकोण के। उसके बाद देखिए, राजनीति के नए क्षेत्र में विश्लेषण, अध्ययन, यानी सब कुछ नया था। तो अब हमें एक नए दृष्टिकोण की जरूरत थी, ताकि हम एक नया व्यवस्था को तैयार कर सके। क्योंकि सभी देश, जैसा कि आप सबको पता होगा, अमेरिका भी पहले बहुत शक्तिशाली नहीं था, अब जाके वो बहुत शक्तिशाली बना है। ठीक है, अब इजराइल को ले सकते हैं, टर्की को ले सकते हैं, इन सब कंट्री में रसिया है, एंड ये सभी कंट्री मतलब अभी बने हैं, पहले भी थे लेकिन इतना नहीं था जितना आज है। ठीक है, आज के मायने में तो सभी देश है। अब इन लोगों ने कैसे तरक्की किया, इसके लिए हमें बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम इसके सरकार से हम ये नहीं कह सकते कि ये इन्होंने तरक्की किया है। हम इसके बारे में पता लगाने के लिए हमें इसकी व्यवस्था को जानना जरूरी होगा। इसके व्यवस्था ने कैसे काम किया जो ये तरक्की कर गया, और हम उस समय क्या कर रहे हैं
और कैसे करेंगे, इसकी व्यवस्था को कैसे बनाएंगे, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आधुनिक दृष्टिकोण में हमें क्योंकि सभी देश तरक्की कर चुके हैं, बहुत ही आगे बढ़ गया है, तो हमें परंपरागत दृष्टिकोण को नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि अब हमें कुछ और नया करना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए सब कुछ नया था, तो आधुनिक दृष्टिकोण इसका ठीक है इसकी जरूरत पड़ी, और फिर इसको नई दिशा देने वाले थे लॉर्ड ब्राइस फ्रेडरिक। ठीक है, और इसको आधुनिक रूप देने वाला था आमंड लुसियन पाई, सिडनी वर्सा एंड डेविड ई और एस्टर। ठीक है, ये आधुनिक दृष्टिकोण के दाता हैं, विद्वान। ठीक है, दाता जिसे बोलते हैं देने वाले, तो इन लोगों के ये थे। अब देखिए आधुनिक दृष्टिकोण की क्या विशेषताएं हैं। इसमें ये है आपका वैज्ञानिक तरीके से है और व्यवस्थित है। ठीक है, इसमें व्यवस्थित कर दिया गया है, कार्यकरण क्रिया प्रक्रिया है, संबंध स्थापित करने की कोशिश की जाती है। पहले कुछ परिकल्पनाओं के आधार पर राजनीतिक विश्लेषण किया जाता है, सामान्य द्वारा इनकी सच्चाई को आंका जाता है, और तब जाकर फिर इसका निष्कर्ष निकाला जाता है। आज राजनीतिक प्रक्रिया और अन्य सामाजिक प्रक्रियाओं में घनिष्ठ संबंध माना जाता है। राजनीति का अध्ययन करते समय केवल राजनीतिक पहलू को ही नहीं बल्कि अन्य सामाजिक पहलू को भी ध्यान में रखा जाता है। पहले सिर्फ सरकार, उसके अलावा किसी को भी ध्यान में नहीं रखा जाता था, लेकिन अब क्या होता है, राजनीतिक अध्ययन के साथ साथ अन्य सामाजिक पहलू, मतलब आपका इन्वायरमेंट कैसा है, इसको भी देखा जाता है। ये नहीं कि सिर्फ हम सरकार को, मतलब परंपरागत दृष्टिकोण में सिर्फ और सिर्फ हम सरकार पर फोकस करते थे और सिर्फ सरकार में हम तुलना करते थे, न कोई इन्वायरमेंट, न माहौल, न कोई सामाजिक व्यवस्था, न कुछ, इन पर कोई भी चर्चा नहीं होती थी, जिसके वजह से इसकी जरूरत पड़ी आधुनिक दृष्टिकोण की। तो आधुनिक दृष्टिकोण में विश्लेषणात्मक है, ये आपको विश्लेषण करके देती है, व्याख्या करके देते हैं, ये व्यवस्था करके देते हैं आपको। ठीक है, अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन है। ठीक है, अंततः ये आपको अनुशासन के साथ भी करते हैं और कार्य के साथ संरचना और कार्य मूलात्मक है। आधुनिक दृष्टिकोण के देख सकते हैं आप, जो इनके हैं ईस्टर्न और पोवेल को बहुत बड़े विद्वान बताए गए हैं इसमें आधुनिक दृष्टिकोण में, जैसे कि ईस्टर्न और पोवेल। ठीक है, ईस्टर्न और पोवेल इन्होंने सरकार पर नहीं बल्कि सिस्टम पर बल दिया है। ठीक है, इन दोनों ने सरकार पर नहीं बल्कि सिस्टम पर बल दिया है। देख सकते हैं आप इसके इन्होंने खुद से अपना ये विशेषता बनाया है। ठीक है, ये जो ईस्टर्न की ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया खुद का है इनका। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे इन्वायरमेंट लिखा हुआ है और नीचे फीडबैक है। ये आपका पॉलिटिकल सिस्टम है। ठीक है, और यहाँ इनपुट है, ये आउटपुट है, और ये गेट कीपिंग। मतलब आपके ये पॉलिटिकल सिस्टम है। अब पॉलिटिकल सिस्टम बनेगा कैसे, मतलब आएगी कैसे और ये जाएगी कैसे, मतलब इसको निरस्त कैसे करना है और इसे मिलाना कैसे, ऐड कैसे करना है। ठीक है, इनके बारे में हमें देखना है। फिर इसकी सुरक्षा के लिए, जैसे कि आप सुप्रीम कोर्ट ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनकी सुरक्षा के लिए क्या लगाया गया है, गेट कीपिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे गेट कीपिंग है। ठीक है, फिर इसके माहौल के बारे में देखा जाएगा कि माहौल कैसा है। ठीक है, और इन सब को करने के बाद हमें इसका फीडबैक लेना बहुत ही जरूरी होता है, जो यहाँ पे फीडबैक दिया गया है। ठीक है, तो ये है डेविड और ईस्टर्न। ठीक है, ईस्टर्न का प्रक्रिया मतलब आधुनिक दृष्टिकोण के प्रक्रिया है ये। तो ये ईस्टर्न की प्रक्रिया थी जो आप देख रहे हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा तो मैं दिखा देता हूँ कैमरे के नजदीक में। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये रही इसके। ठीक है, ये तो चलिए मैं इसके बारे में बताता हूँ। डेविड ईस्टर्न ने सरकार के बजाय व्यवस्था के बीच तुलना की है और उन्होंने व्यवस्था की प्रक्रिया पर बल दिया, जिससे यह प्रतीत होता है कि इस व्यवस्था का प्रयोग करके किसी भी लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक, एशियाई, अफ्रीकी देशों के बीच तुलना जो है संभव हो सकती है। पहले सिर्फ मैंने बताया ना आपको, परंपरागत दृष्टिकोण में सिर्फ यूरोपियन कंट्री के बीच होता था, लेकिन ये जब आए तो इन लोगों ने गैर लोकतांत्रिक देशों के साथ भी किया, एशियाई, अफ्रीकी देशों के बीच भी तुलना किया, न बल्कि सिर्फ यूरोपियन कंट्री के साथ। ठीक है, तो इसलिए इसे अच्छा माना गया है। ईस्टर्न ने व्यवस्था की परिभाषा इस प्रकार दी है कि मूल्यों का अधिकारक आवंटन ही राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा है।
अब देखिए इसके जो है ये इसके आलोचना भी किए गए हैं। ठीक है, आलोचना है व्यवस्था के माध्यम से समाज में संतुलन साम्य व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास करते हैं, क्योंकि व्यवस्था को निरंतर प्रवाह के रूप में चित्रित करते हैं, अमूलचूल बदलावों का समर्थन नहीं करते। मतलब ये कहते हैं कि ये मोटा मोटी जो भी है इस पर ध्यान देते हैं, छोटे छोटे बातों पर ध्यान नहीं देते। आलोचकों ने कहा कि ईस्टर्न की व्यवस्था में जो मांग का विचार है उसके पीछे एक औद्योगिक विकसित समाज की पूर्व मान्यता अंतर। ये कहते हैं कि उद्योग मतलब उद्योग से ही संबंधित, मतलब जो भी कहने का मतलब ये हुआ कि ये बड़े बड़े चीजों का, जैसे कि ये छोटे, यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पर दिया गया है, बड़े बड़े उद्योगों का छोटे चीजों से भी हमें इसकी तुलना करनी चाहिए, जो ये नहीं करते हैं। आधुनिक समाज के बारे में हम देख सकते हैं, औद्योगिक आधुनिक समाज विद्वान है, जबकि समाज की मान्यता विद्वान है, जबकि अफ्रीकी एशियन समाज अभी भी पिछड़े हैं। जहां मांग की विचार ही प्रभावी नहीं होता तो वहां इनपुट और आउटपुट कहां से होगी, इनपुट और आउटपुट कहां से होगी। ये कहते हैं कि आधुनिक समाज अभी जो है अफ्रीकी एशियन समाज में अभी भी लोग पिछड़े हैं, तो वो तो अपना अधिकार तक नहीं जानते, तो वो मांग कहां से आएगी, मांग यानी इनपुट कहां से करेगी, और उसे जब वो सिस्टम खराब लगेगी तो वो उसको आउटपुट कैसे करेगी, इसके बारे में उसे तो पता ही नहीं है, इस अधिकार के बारे में तो उसे पता ही नहीं है, तो वो कैसे करेंगे इस पर कार्य वो कैसे करेंगे। तो इस हिसाब से बताया गया है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और पूरी जानकारी आई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सिर्फ बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को अपने